हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि विगत वर्ष के जब तक आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करेंगे जब तक सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल होगा। कारण ये है कि आज हमने देखा है कि बहुत से लोग जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, वो कारण यही है कि पेपर ना सॉल्व करना। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद पेपर जरूर सॉल्व करिए, और पेपर अगर बराबर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैंने मौर्य वंश का पूरा आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही, बिंदुसार की क्या रही, अशोक की क्या रही, और इसके बाद मैंने देखा यहाँ से प्रश्न भी बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, और इसी वजह से मैंने विगत वर्ष के जो आए हुए प्रश्न हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने बनाए हैं वहाँ से निकाल के आप लोगों के लिए, तो वही आज हम सॉल्व करवा दें। आप लोग देखिए, यहाँ से प्रश्न अगली परीक्षा में कुछ सेम डिटो मिलेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं मौर्य वंश से आए हुए प्रश्नों के विषय में। जैसे यहाँ दिया है कि निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। देखो, निम्न में से कहाँ पर चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख है, तो दिया है परिशिष्ट पर्वन दिया है, मुद्रा राक्षस दिया है, महाभाष्य दिया है, अर्थशास्त्र दिया है। तो मित्रों, ये चीज कई बार प्रश्न पूछा गया है। महाभाष्य में इसका उल्लेख होता है सभा का। मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त को वृषल शब्द से संबोधित किया गया। परिशिष्ट वर्मन में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्वर्ण बेलगोला गया है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र से यानी कि जानकारी मिलती है कि सप्तांग सिद्धांत जो 7 भागों में बटा है उसके क्या कार्य है। और ये अर्थशास्त्र, ये राजनीति विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई है, और कहा जाए ये कौटिल्य की जो पुस्तक है वास्तव में उस समय बहुत प्रसिद्ध थी, और इसका हमेशा उल्लेख हुआ है। और आज भी देखा जाए अर्थशास्त्र में जानकारी हमें मौर्य वंश से मिल रही है। तो इसे लोग अक्सर देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में उस समय अर्थशास्त्र के विषय में कौटिल्य ने ये जानकारी दे के, जो राजनीतिक है, लिखी भले गई ये अर्थशास्त्र पर, लेकिन राजनीतिक जो भूमिका है सबसे पहले यहीं से मिलती है। तो ये प्रश्न हो गया। तो आपसे पूछा गया सभा की बात, तो इसमें महाभाष्य लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। अब सारनाथ की बात कर रहा है, तो सारनाथ ये आपको मालूम होना चाहिए कि बनारस में है। और सारनाथ में यानी कि एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। मित्रों, याद रखना कि अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया था, और इसी वजह से यानी कि अशोक ने वहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया है, और इसकी जानकारी यानी कि मिलती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि अशोक दिया, कनिष्क दिया, मिनांडर दिया, हर्ष दिया। अशोक ने ये सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया था। लेकिन मित्रों, याद रखना कि यहाँ पर कनिष्क भी, यह भी जो है कट्टर बौद्ध धर्म का पोषक था, और इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी इसने करवाया था, है ना। अब देखो यहाँ जब अब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। मिनांडर, यह भी यानी कि उस समय मिनांडर आया है, और मिनांडर ने अलग अलग अपनी या भारत के विषय में जानकारी दी, ठीक है। तो मिनांडर के विषय में एक चीज याद रखना कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके समय हुए, तो याद रखना कि मिनांडर के समय जारी हो गए थे। हर्ष जो है यह भी बौद्ध धर्म का पोषक था। इसके समय 2 बौद्ध यानी कि महासभा का आयोजन हुआ। 2 महासभा यानी कि पहली कहाँ हुई थी, तो प्रयाग में और कन्नौज में 2। तो याद रखना हर्ष भी बहुत दानी व्यक्ति था,
एक बार तो यहाँ प्रयागराज में आया और सब कुछ दान कर दिया, कच्छा बनियान बचा था, इसकी जो बहन थी राजश्री, उसने कपड़े दिए थे पहनने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब पढ़ो तो ऑप्शन सब देख के चला करो, इससे कि फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूम माप की इकाई है। अब देखो, भूम माप की इकाई यानी कि कोई भूम होती थी और उसकी माप की एक इकाई होती थी, और एक इकाई जो ये है वो कौन सी इकाई थी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कौन सी इकाई है, यहाँ दिया कर्ष दिया है, निवर्तन दिया है, विशोपक दिया है, धरण दिया है। तो मित्रों याद रखना, ये निवर्तन जो है ये भूम की नाप की इकाई थी। तो ये प्रश्न बहुत पूछा गया है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, तो याद रखना निवर्तन याद ये लगा के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यह है कि निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। यानी कि दो लोग, यानी कि यहाँ याद रखना कि नंबर एक यहाँ पर सिकंदर है, ठीक, सिकंदर, और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी भेंट का उल्लेख किसने किया है। तो ये ऑप्शन दिया है, प्लिनी दिया है, जस्टिन दिया है, स्ट्रोबो दिया है, मेगास्थनीज दिया है। तो उल्लेख की बात करेगा तो जस्टिन की बात करेंगे, किसकी, तो जस्टिन ने किया था। ठीक है, अब देखो एक चीज और याद रखना, मेगास्थनीज यानी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था, सीएम के दरबार में गया था, और ये किसका दूत था, सेलुकस का दूत था, सेल्यूकस का दूत था, और किसके दरबार पहुंचा था, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था। देखो चाणक्य के 3 नाम है, याद रखना, कौन कौन नाम है। सबसे बचपन का नाम पूछा जाए तो विष्णुगुप्त लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो विष्णुगुप्त, बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। फिर इसके बाद क्या है, चाणक्य है, चाणक्य, फिर इसके बाद क्या है, कौटिल्य। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विष्णुगुप्त बचपन का नाम, फिर चाणक्य है और कौटिल्य, 3 नामों से जाने जाते हैं। और ये कहाँ के, यानी चाणक्य कहाँ के राजपुरोहित थे, तो तक्षशिला में, ये तक्षशिला के राजपुरोहित थे। ठीक है, तो याद रखना। और घनानंद के दरबार में अपमान हुआ था, किसके दरबार में, तो घनानंद के दरबार में इनका अपमान हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करिए। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य कहाँ के निवासी थे। तो मैंने बताया कौटिल्य ये तक्षशिला के, और यहीं पर तक्षशिला के ये निवासी थे, और यहीं पर ये विश्वविद्यालय था। देखो पहला विश्वविद्यालय, ये पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, पहला प्राचीन काल का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, फिर नालंदा है, कौन सा है, नालंदा है, फिर विक्रमशिला है, विक्रमशिला, और फिर इसके बाद सोमपुर है, सोमपुर। तो ये 4 विश्वविद्यालय मैच करने के लिए आते हैं, आप लोग इनको जरूर अच्छे से पढ़िए। तक्षशिला ये राजा तक्ष ने बनवाया, नालंदा कुमारगुप्त ने बनवाया, और सोमपुर ये धर्मपाल ने बनवाए। यानी कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर से मैच करके पढ़ना। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है क्या है, यहाँ दिया चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। तो को याद रखना, जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, यहाँ पर याद रखना कि ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, कि शासन और प्रशासन कैसे चलाया जाए, राजा की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके विषय में हमें ये पुस्तक जानकारी देती है। दूसरी चीज, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपनी प्रजा के प्रति, ये अर्थशास्त्र में मिलता है। दूसरी चीज अर्थशास्त्र में यह भी दिया है कि अगर कोई अपराधी है और वो चोरी करता है
तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में मिलती हैं। और ये भी कहा गया कि राजा का जो न्यायालय है ये अंतिम न्यायालय है। राजा का जो न्यायालय होता था वो उस समय अंतिम न्यायालय होता था। अगला प्रश्न देखिए, कि निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो सप्तांग सिद्धांत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया सप्तांग सिद्धांत में। तो यहाँ पर याद रखना कि सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग दिया है, जनपद दिया है, मित्र दिया है, कोष दिया है। तो मित्रों याद रखना कि ये इसमें मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये मित्र हो जाएगा। और ये सप्तांग सिद्धांत किसके हैं? तो ये कौटिल्य का है। किसका है? तो ये कौटिल्य का है। ठीक है, ये कौटिल्य का याद रखना कि सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो कौटिल्य ने किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह भी प्रश्न कई बार आया है। दिया पाटलिपुत्र, वैशाली दिया है, श्रावस्ती दिया, कपिलवस्तु दिया है। तो मित्रों याद रखना ये पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? अगर राजधानी की बात करते हैं तो उदयन ने बनाया था। ये उदयन जो था ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था ये। ठीक है, हर्यक वंश का। तो इसने सबसे पहले राजधानी इसी ने पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वहीं पर ये कुम्हार स्थल प्राप्त हुए थे। ठीक है, वैशाली भी अपने उस समय गणतंत्र था 16 महाजनपद में, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कपिलवस्तु भी उस समय बहुत फेमस था। ठीक है, तो ये जैन धर्म से यहाँ पे कई चीजें मिलेंगी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा, कि बुलंदी बाग का प्राचीन स्थान था। तो यहाँ दिया कपिलवस्तु दिया है, श्रावस्ती दिया, पाटलिपुत्र दिया, वाराणसी दिया है। तो मित्रों याद रखना कि इसमें जो है बुलंदी बाग, तो बुलंदी बाग किसके नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। और इसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। कुसुमपुर यानी कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, यानी कि ये तीनों एक से संबंध है। तो ठीक याद रखना इसको। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? अब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये 315 ईसा पूर्व में, 317 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। मित्रों याद रखना कि 305 में पराजित किया था। ठीक है, और जब पराजित किया तो इसने जो है यानी कि 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसने भी इसको काफ़ी यानी कि कहा जाए 500 हाथी, जेवर, जेवरात वगैरह सब चीज़ उसने भी दी थी। और अपनी पुत्री का विवाह जब चंद्रगुप्त मौर्य से करता है तो इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध होने के कारण मित्रता हो जाती है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ याद रखना। और अपना दूत इसने मेगास्थनीज को भेजा था। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो मैच करने के लिए। देखो कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ पर है? तो कौशाम्बी, अब देखो यहाँ पर क्या सूची, ये फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। देखो ध्यान देना, अब इसको हमें मिलाना है। अब यहाँ पर स्थान है और ये स्मारक भवन जो अवशेष थे बनवाए हैं उनके विषय में जान। जैसे कौशाम्बी में जो बना था घोषिताराम मठ, ये किसने बनवाया था? तो याद रखना उदयन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा उदयन था। तो ये चीज़ कई बार पूछी गई है। फिर कुशीनगर, अब कुशीनगर देखो ये याद रखना कि कौशाम्बी जो था जैन और बौद्ध 2 धर्मों से था संबंध। 2 धर्मों से, कौन ऐसा स्थल है 2 धर्मों से संबंध रखता था? तो याद रखना कि यही कौशाम्बी रखता था। कुशीनगर
कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्वाण महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। तो कुशीनगर, अब कुशीनगर का संबंध किससे है? तो राणा भर स्तूप, यानी कि यहाँ लगा देंगे। तो यानी कि ए का दूसरा है और बी का तीसरा है। तो देखो 2 3 यहीं पर निकल आया। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब अगला देखिए सी का, तो सारनाथ है। सारनाथ में ये धमेक स्तूप, ये अशोक ने बनवाया था, ये हो जाएगा। और श्रावस्ती है सहेत और महेत, यहाँ पर सहेत और महेत, यानी कि ये हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो गया? सी आंसर हो गया। सी आपका आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, या राजस्थान के जयपुर जिले में, या बिहार के चंपारण में। तो याद रखना मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो गुजरा लघु शिलालेख है, इसमें अशोक का नाम का उल्लेख होता है, अशोक नाम मिलता है, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर दिया फारसी सिक्कों के कारण है, बौद्ध चैतों के द्वारा है, अशोक के शिलालेख है, या गुप्तकालीन मंदिर है। अब ये कालसी वाला भी जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ कालसी में अशोक शिलालेख मिला है। कालसी में क्या मिला था? अशोक शिलालेख मिला था कालसी में, ठीक है। तो इस वजह से ये फेमस है। और गुप्तकालीन मंदिर, यानी कि पहली बार मंदिरों का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। इसके पहले कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, चाहे वो सिंधु घाटी सप्ताह हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे जैन बौद्ध हो, कहीं नई मंदिर के साक्ष्य मिले। पहली बार गुप्त काल में मंदिरों के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न देखिए, दिया है अशोक के निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन से अभिलेख हैं? तो यहाँ शिलालेख, यहाँ 6वां दिया, शिलालेख यहाँ 8वां दिया, स्तंभ लेख 7वां दिया, भाबरू शिलालेख दिया। तो मित्रों ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। तो यहाँ पर शिलालेख ये नहीं होगा, यहाँ शिलालेख 12वां होगा। कौन सा होगा? 12वां। तो ये शिलालेख 12वां याद रखना। धार्मिक सहिष्णुता की बात 12वें शिलालेख में कहेगी। मित्रों ये आंसर ए होगा, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो 12वां लगा के आएंगे। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की बात करता है अशोक, की कलिंग विजय की। और प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, जिस तरीके से हम अपने पुत्रों के साथ व्यवहार करेंगे उसी तरीके से हम प्रजा के साथ करेंगे। अब मुझसे डरे नहीं और ना भयभीत हूँ, क्योंकि जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद देखा, कलिंग युद्ध होने के बाद देखा, वास्तव में उसकी अंतरात्मा झकझोर दी और लोग प्रजा उससे डरने लगी कि अशोक तो बहुत कट्टर है। 1 लाख लोग मरवा दिए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, बंदी करवा लिया। तो इस वजह से उसने ये अपने प्रथम पृथक शिलालेख में उल्लेख किया है, अब मुझ पर डरे नहीं कोई, ठीक है। क्योंकि उस समय बड़ा भय व्याप्त हो चुका था अशोक का। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो फिर एक क्वेश्चन बनता, क्या अशोक ने अपनी सेना का विघटन कर दिया? तो सेना का विघटन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि कोई राजा अगर सेना का विघटन कर देगा तो वो राज्य कैसे कर पाएगा। अशोक ने ये जरूर संकल्प लिया कि मेरे राज्य में जब तक कोई अटैक नहीं करेगा हम हथियार नहीं उठाएंगे, राज विस्तार के लिए हम अब खून या हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि टालमी, यहाँ टालमी मिस्टेक है, टालमी ऐसा लिखना चाहिए, टालमी। तो टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध, यानी कि राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये दिया है
साइरस होना चाहिए, साइरोन नहीं, यहाँ साइरस होना चाहिए। साइरस का या सीरिया का या मिस्र का या मकदूनिया का। तो टालमी फिलाडेल्फस की करेंगे बात तो मिस्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिस्र। और सीरिया का अगर होता तो डायनोसिस होता। क्या होता? डायनोसिस। डायनोसिस जो था वो सीरिया का था। और टालमी फिलाडेल्फस की बात करेंगे तो मिस्र का था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यहाँ डाइमेकस को भेजा था। तो अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अशोक को मात्र देवी का उपासक बताया है? मात्र देवी के उपासक किसने बताया है? पतंजलि ने, फ्लीट ने, स्मिथ ने, तारानाथ ने। और एक चीज और है, यानी कि जब ये मात्र देवी की बात करें तो फ्लीट को लगा के आए। फ्लीट ने यहां तक कहा कि ये मात्र देवी का उपासक हो गया अशोक। और अशोक के विषय में यह भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम अशोक ये शैव धर्म का पोषक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में हुआ है। तो 7 वर्गों में मौर्य प्रशासन विभाजन हुआ। देखो याद नहीं कि ये कई बार प्रश्न पूछा गया, 7 वर्गों में। तो यहाँ पर दिया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज की इंडिका में, अशोक का अभिलेख दिया पुराणों में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और लोग कई बार प्रश्न गलत कहे। देखो 7 वर्गों में अगर बात करें तब तो हम मेगास्थनीज की इंडिका लगाएं। और अगर सप्तांग सिद्धांत पूछा जाए कि सप्तांग सिद्धांत, दोनों याद रखना, सप्तांग सिद्धांत की बात करें तब आप किसको लगाएंगे? तब कौटिल्य को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? तब कौटिल्य को लगाएंगे। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत नहीं, यहाँ 7 वर्ग की बात करता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे, मेगास्थनीज लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण कौन प्रस्तुत करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अशोक का अभिलेख है, शाकादत्त की मुद्रा राक्षस है, मेगास्थनीज की इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब यहाँ पूछा क्या है? मौर्य नगर प्रशासन की। तो नगर प्रशासन की याद रखना कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख, शाका मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के प्रश्न दिया जाए तो मेगास्थनीज को लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, मौर्यों के काल में सीता से तात्पर्य क्या था? ऊसर वाली भूमि थी, या राजकीय भूमि प्राप्त है, या एक देवी या धार्मिक संप्रदाय है? तो जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता कहते थे। क्या कहते थे? राजकीय भूमि को सीता कहते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य मन परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो कोई एक चीज याद रखना, जैसे आज भी अपने यहाँ देखा जाए अमीन होता है, लेखपाल होता है, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, फिर एडीएम होता है, डीएम होता है, एक सिस्टम बना है। तो ये कारण ये यहाँ पर पूछा गया राजस्व इकट्ठा करने वाला। तो राजस्व कौन इकट्ठा करता था? यहाँ पर लेखपाल तो भूमि नाप जोक करता था, अमीन इस कौन करता है प्रेजेंट टाइम में? राजस्व इकट्ठा करता है। तो आज के अनुसार अगर देखा जाए, प्रदेष्टा है, व्यवहारिका है, समार्ता है, अंतपाल है। तो समार्ता है, समार्ता राजस्व इकट्ठा करता था, यानी कि एक अमीन का पद हो गया। किसका पद हो गया? अमीन का। उस समय समार्ता यानी कहा जाता था अमीन को, ये राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक है, तो आज भी वही है, परंपरा चल रही है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी होता था? आज क्या है? बाट माप निरीक्षक। ये बाट माप निरीक्षक जो थे, माप देखो याद रखना, बाट माप निरीक्षक। यहाँ पर क्या होगा?
बाट माप निरीक्षक, तो ये कई बार पूछा गया है। बाट माप निरीक्षक, बाट माप निरीक्षक जो है ये आज देखा जाए किसका करता है, माप तौल की जांच पड़ताल करता है। यानी कोई व्यक्ति माल कम तौलेगा नहीं, है ना, अगर ऐसा करता है तो दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो बाट माप का निरीक्षक कौन था, शून्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना कि पौतवाध्यक्ष जो था माप तौल का, पौतवाध्यक्ष माप तौल का, शून्याध्यक्ष भूषण खाने का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये बाट माप निरीक्षक होगा। अगला, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व का प्रमाणित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह भी प्रश्न देखा जाए कई बार पूछा गया है। निगली सागर स्तंभलेख, रूमनदेही स्तंभलेख, सासाराम स्तंभलेख, अहरोरा का स्तंभलेख। तो जब याद रखना कि यहाँ पर पूछा गया कनक बुद्धि अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो निगली सागर स्तंभलेख कनक मुनि बुद्ध। ठीक है, तो याद रखना कि निगली सागर को आप लोग लगा के आएंगे इसको। ठीक है, और अशोक ने धम्म यात्रा की थी। ठीक है, तो बौद्ध गया था, तो यह भी 10वें वर्ष गया, निगली सागर गया 12वें वर्ष गया, लुम्बिनी वन गया 20वें वर्ष गया, वहां पर कर 1/8 कर दिया था, हर जगह 1/6 था। ठीक है, अगला प्रश्न, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। मकदूनिया में पूछ रहा है टालमी द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय, मगश या एंटीगोनस गोनाटस। तो ये याद रखना यही मकदूनिया का था। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे। किन वर्णों के लिए खुले थे तक्षशिला के, तो केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण वैश्यों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। यही वाला आंसर आपका राइट हो जाए। तक्षशिला प्राचीन काल का विश्वविद्यालय था, 3 ये यानी कि जातियों के लिए खुला हुआ था। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। कौन किसने किया था, फ्लीट दिया है, B.A. स्मिथ दिया, R.C. माजुम दिया, राधा मुखर्जी दिया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखना ये फ्लीट को लगा के आएंगे। राजधर्म की बात जब भी आए प्रतिपादन किया शिलालेख में, तो ये चीज जानकारी फ्लीट ने दी है। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना। अल्प व्यय अल्प संग्रह का धर्म का अंग माना है। किसमें, अपने तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें में। तो ये अल्प व्यय और अल्प संग्रह ये दोनों को तीसरे शिलालेख में माना है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में दंड विधान था। अब यहाँ पर काफी कठोर था या अत्यंत निम्न था या काफी लचीला था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में मैंने पहले आपको बताया था कि दंड का प्रावधान जो अशोक ने दिया था काफी कठोर था। यानी कि ये यहाँ तक कहा गया था कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, कोई चोरी व्यक्ति करता है तो मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ में किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का उल्लेख है। देखो, सारनाथ में यहाँ पर सिंह मिलता है, यहाँ भी सिंह है। ठीक, सांची स्तंभ में यहाँ भी सिंह है, और कोलारा स्तंभ लेख यहाँ भी सिंह है, ये भी देखो। और लोरिया नंदनगढ़ यहाँ भी सिंह है।
यानी कि जब सब जगह सिंह होंगे तो यहाँ पर कौन आंसर होगा आपका? सभी, यानी कि 1 2 3 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है इसको, और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विश्व में प्रथम साम्राज्य था? किसका था? क्या दिया? नंद दिया, मौर्य दिया, सातवाहन दिया, गुप्त दिया? इतने बड़े भूभाग पर शासन किसने किया था? और ये कई बार प्रश्न बना है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर सीएम जो था, सीएम, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर था, इधर ये कर्नाटक था, ठीक, और इधर ये ईरान था, और इधर ये गुजरात था। यानी बड़े भूभाग पर इसने शासन किया था। अब यहाँ पर छोटे छोटे नहीं, एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था? पहला राजा अगर पूछा जाता कौन था, तो याद रखना ये सीएम था। इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाला पहला राजा सीएम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? कुछ कर की मतलब कि घोषणा की कम लिया जाए। तो यहाँ पर लघु शिलालेख सासाराम, भाभरू बैराड, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख, हमने यहाँ पर कहा था कि 1/8 कर लगेगा, बाद बाकी सब जगह 1/6, 1/6, 1/6। यहाँ पर सिर्फ 1/8 था, तो लुम्बिनी स्तंभ लेख लगा के आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। लुम्बिनी वन में क्यों ऐसा किया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, इस वजह से। अगला प्रश्न, अपने ऊपर निर्भर पत्नी, यानी कि अपने पत्नी, यहाँ पर है मिस्टेक है, पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? मित्रों याद रखना, 2 व्यक्ति थे, दंड का प्रावधान, ये 2 दंड का प्रावधान जो था 2 व्यक्तियों ने किया था। वो 2 व्यक्ति कौन कौन थे? नंबर 1 पर आ जाएंगे कौटिल्य आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? तो कौटिल्य ने ये किया था, और दूसरे नंबर पर अशोक ने। अशोक और कौटिल्य 2 ऐसे ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि पत्नी और बच्चे की समुचित व्यवस्था न किए, है ना, और अगर कोई भिक्षु बन जाता है तो उसे दंड का प्रावधान है। यानी कि पहले पत्नी बच्चों की समुचित व्यवस्था कर दें, जिससे कि उनकी जीविका के लिए कोई दिक्कत न हो, तब तो भिक्षु बन सकता। अगर उनके यानी कि कोई व्यक्ति है अपने उत्तरदायित्वों को अगर वो निर्वाह नहीं कर रहा है, सही से पालन नहीं कर रहा, भिक्षु बन जाता है, तो अशोक ने कहा, और यहाँ पहली बार तो कौटिल्य ने कहा और दूसरे नंबर पर अशोक ने कहा, उसे दंड का प्रावधान है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? कुल कितनी धम्म यात्राओं में समय बिताया अशोक ने? 356 दिन, 256 दिन, 456 दिन, 156 दिन। तो 256 दिन धम्म यात्रा में ही बिता दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा व संतानें हैं? मैंने पहले आपको बताया था कि ये जब 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध लड़ता है, शिलालेख में उल्लेख मिलता है किसका? कलिंग का। तो ये कलिंग युद्ध लड़ा, ध्यान देना इस जगह। कलिंग युद्ध जब लड़ा तो यहाँ 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए और बंदी बना लिए गए। अब यहाँ ये बंदी भी बनाए जाते, ठीक है। जब ये बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए, तब इसकी अंतरात्मा झकझोर दी। तब इसने अपने पृथक शिलालेख में ये कहा था, अब मुझ पर डरे नहीं, विश्वास करें, अब मुझसे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो याद रखना, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लुम्बिनी या पृथक कलिंग शिलालेख। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था, ये इसी को लगा कर, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम दूर देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे। राजनीतिक संबंध, यहाँ याद रखना राजनीतिक संबंध होगा, राजनीतिक संबंध रखते थे। तो यहाँ दिया मौर्य दिया, गुप्त दिया, पल्लव दिया, चोल दिया, तो मौर्य काल के लोग रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन करने वाले जेम्स प्रिंसप थे, सैनिक अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, शिक्षक अधिकारी थे या टकसाल के अधिकारी? तो ये टकसाल के। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में ये अभिलेख पढ़ा था, यानी कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम किया था। और 1750 में याद ये भी रखना कि 1750 में टी पैंथलर ने अशोक स्तंभ को खोजा था। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम खोजा था, ये भी पूछा बहुत जाता है, सर्वप्रथम खोजा था। तो टी पैंथलर ने खोजा। और अशोक, अब देखो पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। ठीक, ये टकसाल का अधिकारी था। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? आचरण सूत्र में दिया है, भगवती सूत्र में दिया, परशिष्ट वर्मन में दिया, उपास गतरासों में दिया है। तो परशिष्ट वर्मन में ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। और संलेखना पद्धति के द्वारा स्वरबेलगोला कर्नाटक में प्राण त्यागे थे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शासन अंतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त संबंधित अधिकारी कहे जाते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, रज्जुक है, प्रतिवेदक है, धर्मपात्र है, संघाता है। तो रज्जुक याद रखना, भूमि पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी कौन था? तो ये रज्जुक होता था। ठीक है, तो रज्जुक को लगा के आएंगे, बहुत अच्छा है। अगला, किसने चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया है ना? चंद्रगुप्त को किसने शासक बताया था? बहुत अच्छा प्रश्न। अर्थशास्त्र में, महावंश में, इंडिका में, महाभाष। तो ये महाभाष में मिलता है। ठीक है, ये महावंश में मिलता, महाभाष में नहीं, महावंश में मिलता है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक हो गई, महावंश में जम्बूद्वीप का शासक बताया, इंडिका में जानकारी मिलती है कि एक बड़े भूभाग पर एक ऐसे महान राजा ने शासन किया, और ये मैगनीज ने लिखी है। ठीक है, महाभाष में भी जानकारी मिलती है कि वास्तव में एक चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा व्यक्ति था जो प्रजा के हित में कार्य किए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। संकलिप के लेख निम्नलिखित में से सैंतल स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो भरूच दिया है, देवर कुठार दिया, अमरावती, सांची दिया है। तो यहाँ पर याद रखना कि भरूच में भी प्राप्त हुए थे और सांची में, ये दो जगह प्राप्त हुए, यानी कि इसमें कौन हो जाएगा? ये है नहीं, 1, 4 ये हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, 1 और 4 ये आपका आंसर राइट होगा। तो ये आज के आपके 40 प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग इसी तरीके से अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो विश्वास रखिए, चाहे वो IAS हो, PSS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT के लिए रामबाण है, यहाँ तक कि JIC में भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न मिलेंगे आपको। और मेरा मानना ये है कि अब हम लोग यानी कि इसी तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे, और एक हमारा टारगेट बैच जो है बहुत जल्दी हम लोग चालू करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ IAS और PSS समीक्षा अधिकारी के उसमें पेपर हम विगत वर्ष के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे, वो इतिहास का होगा। वो एक टारगेट बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर भाग लें, और इसकी आपको डेट बताएंगे। और वहाँ से ऐसा कोई भी
मेरे समझ में जो विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि एग्जाम होगा, जैसे बहुत लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से देते हैं या टीजीटी पीजीटी देते हैं, जिससे टीजीटी में मैचिंग होती है, उसमें भी 62 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 62 क्वेश्चन पॉलिटी के या ज्योग्राफी या यहाँ जो 62 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मिलेंगे। और जो 125 क्वेश्चन आएंगे आपके जो पीजीटी में, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा करेंगे कि वहाँ सारे प्रश्न मिले। और इसके बाद जीआईसी में वहाँ भी आपको पूरे पूरे प्रश्न प्रयास रहेगा, बहुत बेस्ट हो। और कहा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो हायर वाला होता उसमें 100 प्रश्न आते हैं, और जो आपका ये वाला होगा उसमें 140 प्रश्न आते हैं लोक सेवा आयोग का। तो जैसा भी कोई भी पेपर हो, जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो कहीं से कोई पूछे आपके सारे प्रश्न सही होने की संभावना। तो वो मेरा एक टारगेट बैच होगा, और उसमें हम फिक्स करेंगे कि मुझे अधिकतम से अधिकतम 1.5 माह में वो बैच मुझे कंप्लीट करना। विगत वर्ष के पीसीएस के 15 साल के पेपर सॉल्व करवाएंगे, और ये बैच की जल्दी हम लोग सूचना करेंगे, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में हम लोग स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न आप लोगों को दे रहेंगे। मिलते हैं कल पुनः फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ।